Hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, chapter number 5, magnetism and matter. In the previous lecture we discussed about the classification of magnetic material में उसमें हम लोगों ने first part देखा था डायामैग्नेटिक मटेरियल. कौन सा देखा था बेटा? डायामैग्नेटिक मटेरियल. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही बढ़िया है बेटा, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है. ओके, चलिए आइए तो हम और आप मिलके साथ में स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, चलो जस्ट वेलकम. देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर हम लोग बेटा डिस्कशन करने वाले हैं. पहले डिस्कशन करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. देख डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या था बेटा? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो भी सब्सटेंस रहता था उसकी खुद की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो थी, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती थी. ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पे रिपल्सन का कंसेप्ट रहता था और जीटा एम की वैल्यू नेगेटिव आती थी और म्यू आर इज लेस देन 1 बनता था. ठीक है, तो यहां पे चलिए बच्चा हम डिस्कशन करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है बेटा? जो भी सब्सटेंस होते हैं उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल्स रहते हैं, लेकिन वो रैंडमली ऐसे अरेंज हुए होते हैं. ठीक है, इस तरह से अरेंज हुए होते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? यहां पे अगर आप इसकी इंटेंसिटी की बात करने जाओ तो यहां पे H की वैल्यू 0 मिलेगी. इज इट क्लियर और नॉट? बट जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अप्लाई करोगे तो देख, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अप्लाई किया तो ये इसकी सभी डोमेन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगी. इट मींस ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा बेटा. क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? तो इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. क्या बोलते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. चल देख यहां पे इसमें क्या होता है. देख paramagnetic substances are those substances in which each individual atoms, molecules, ion has a net non-zero magnetic moment. उसकी magnetic moment net क्या होती है बेटा? non-zero होती है, zero नहीं होती है. ठीक है, उसकी फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है? अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो वो अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाती है. देख ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी यही डायरेक्शन में क्या हो गया बेटा? अलाइन हो गया. बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया सी और अच्छी अच्छी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है. अगर हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो यहां पे एक मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है. ठीक है, यहां पे देख, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है बीच में. ठीक है, जैसे ही मैं इसको दूर लेके गया, जैसे ही मैं इसको दूर लेके गया तो ये जो सब्सटेंस है वो नॉर्थ पोल की ओर आया और ये साउथ पोल की ओर आया. तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो सब्सटेंस होता है वो मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट. वीकर पार्ट टू, देख वहां पे क्या होता था? स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की ओर मूव होता था. यहां पे इसका उल्टा होता है. इट इज मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये रहा हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हमने ऐसे रखा तो इसके इनसाइड जो मैग्नेटाइज्ड होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा होगा. अगर B नॉट इज द एक्सटर्नल और B इज द इंटेंसिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा. किससे? एक्सटर्नल से. सो दैट्स व्हाई वी विल राइट बेटा B इज ग्रेटर देन B नॉट. इसलिए हम क्या लिखते हैं बेटा? B इज ग्रेटर देन B नॉट. अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? 100% श्योर? डन. चल, हमारे पास बेटा एक रिलेशन रहता है म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट. अरे सीधी सी बात है, अगर B ग्रेटर देन B नॉट है तो ये रेशियो तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? सो दैट्स व्हाई वी विल राइट म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट. तो इसका रेशियो को हम बोलते हैं म्यू आर. तो म्यू आर हमें क्या मिलेगा बेटा? ग्रेटर देन 1 मिलेगा. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? बेटा एक रिलेशन है हमारे पास. कौन सा रिलेशन? जीटा एम इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू आर. सोच तू यहां पे, अगर म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अरे यही बनेगा क्या? जीटा एम इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू आर. तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 माइनस जीटा एम.
म्यू आर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे रिलेशन बेटा गलत बन रहा है हमारा, रिलेशन ये है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा एम, 1 प्लस जीटा एम। तो जीटा एम इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, जीटा एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। तो तू यहां से देख सकता है अगर म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देख अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो जीटा एम भी ग्रेटर देन 1 मिलेगा, सीधी सी बात है। तो जीटा एम की वैल्यू भी बेटा हमें क्या मिलेगी, मस्ट बी पॉजिटिव मिलेगी। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके देख, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल था उसका टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन ये जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बेटा वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। क्या होता है बेटा, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे तुम क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो सीधी सी बात है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो सीधी सी बात है ससेप्टिबिलिटी में चेंज आएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन मिलता है बेटा, जीटा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, जीटा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। जैसे जैसे टेम्परेचर में वेरी होगा वैसे वैसे जीटा में भी वेरिएशन आएगा। अरे यू अंडरस्टैंड और नॉट, समझ में आ रहा है क्या? 100% श्योर? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी की पॉइंट बेटा, यहां पे जो टेम्परेचर निकलता है बेटा इसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, ओके? लेकिन ये टेम्परेचर के साथ रिलेशन आप यहां पे याद रखना। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया तो बोल यस सर, ओके डन। चल, तो दिस वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। चले आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल में है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लिथियम, प्लेटिनम एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहती। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो सभी उसकी डाइपोल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, ठीक है, और वो पर्टिकुलर जो मैग्नेट के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। एक और चीज बेटा इसकी एक खास बात यह है कि जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप हटा लोगे, देख सपोज मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां से हटा ली, ठीक है, तो ये जो मटेरियल है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी की पॉइंट ये ध्यान में रखना, ओके? क्या बेटा, अगर बी एक्सटर्नल हटा लिया, अगर बी एक्सटर्नल क्या कर लिया बेटा, हटा लिया, तो क्या होगा, लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म। वो अपना मैग्नेटिज्म क्या कर देगा बेटा, लॉस्ट कर देगा। बोल इज इट क्लियर और नॉट? मैं किसकी बात कर रहा था? पैरामैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बोल इज इट क्लियर? डन, ओके? सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। जल्दी फटाफट से स्क्रीन को पॉज कर लो और नोट कर लो, इतना जल्दी फास्ट बेटा, ओके? सो पैरामैग्नेटिक के बाद बेटा आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये भी बहुत ही बढ़िया सा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है बेटा, जैसे पैरामैग्नेटिक में होता है वैसा ही फेरोमैग्नेटिक में होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ध्यान से समझना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो भी डोमेन्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। सपोज इस ग्रुप की बात करें हम लोग तो यहां पे डोमेन्स ऐसे है। सपोज इस ग्रुप की बात करें तो यहां पे डोमेन्स ऐसे है। सपोज यहां पे बात करें तो ऐसे है। सपोज यहां पे बात करें तो ऐसे है। इज इट क्लियर और नॉट? अभी देखना, ये इनिशियल लेवल पे है। अभी जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, सपोज मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये वाले सभी डोमेन मींस ये वाला स्पेस स्ट्रांग होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सर आप ये ऐसा कहना चाहते हो कि ये वाला पोर्शन ऐसे बन जाएगा? यस बेटा, ये वाला पोर्शन बहुत ही बड़ा बन जाएगा और बाकी जो पोर्शन है वो छोटे छोटे हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द की पॉइंट। एक दूसरा इसका प्लस पॉइंट क्या है बेटा, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लोगे, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लोगे फिर भी इसमें कुछ मैग्नेटिज्म रह जाएगा, ठीक है? इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है और ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लगता है। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यू अंडरस्टैंड? देख
पैरामैग्नेटिक में क्या होता था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहां तक है तब तक वो मैग्नेटिक एक्ट करेगा, जैसे ही एक्सटर्नल हटा ली वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक की क्या खासियत है बेटा, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते भी हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के हटा भी लेते हो, फिर भी ये अपना मैग्नेटिज्म शो करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? चल देख यहां पे, ferromagnetic substance in which each individual atoms, ions, molecules has a non-zero magnetic moment. When such substance are placed in external magnetic field, they strongly magnetized. क्या हो जाता है बेटा? strongly magnetized. इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप उसको strongly magnetized हुआ तो उसका मैग्नेटिज्म दूर करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने की ट्राई करोगे, लेकिन वो हटेगा नहीं, उसके लिए वो मैग्नेट रह जाएगा मैग्नेटिज्म। ओके, एग्जांपल्स में कौन कौन से है बेटा? एग्जाम्पल्स में आप बोल सकते हो आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर एलॉयज, उसकी एलॉयज। ठीक है, देख यहां पे उसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उस डायरेक्शन में वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने से भी उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, उतना नहीं आएगा। Is it clear? Move from weak magnetic field to region of strong magnetic field. इसमें जो मटेरियल रहता है वो कहां से कहां मूव करेगा? वीक, देख यहां से दिखाई दे पड़ता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बहुत करीब करीब होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहलाती है, यहां से निकलती है वीक और स्ट्रॉन्ग रीजन में चली जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? इसकी बेटा सीधी सी बात है, यहां पे ये बी नॉट एक्सटर्नल है और B है वो इंटरनल है, तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी बेटा इतनी ज्यादा होती है, B इज ग्रेटर देन B नॉट। अरे सीधी सी बात है, बहुत ही स्ट्रांग बन गया ये। इज इट क्लियर और नॉट? तो सीधी सी बात है, इसका रेशियो क्या रहता है? B अपॉन B नॉट, इसको हम बोलते हैं म्यू आर। तो म्यू आर तो बहुत बड़ा मिलेगा, इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कितना होता है? तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 क्यूब टू 10⁵। अरे सीधी सी बात है, अगर म्यू आर ज्यादा है तो जीटा एम भी कितना मिलेगा बेटा? वेरी लार्ज मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीटा एम भी कितना मिलेगा बेटा? वेरी लार्ज मिलेगा। ओके, लेकिन इसके ऊपर बेटा टेम्परेचर की इफेक्ट होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे क्या करोगे बेटा, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो देख इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन ये है, जीटा एम इज इक्वल टू C dash upon T minus TC, where TC is equal to Curie temperature, where TC is equal to क्या बेटा? Curie temperature। अभी समझ, ये टेम्परेचर और Curie टेम्परेचर, ये Curie टेम्परेचर है। Curie टेम्परेचर किसको बोलते हैं मैं तुझे अप्लाई अभी सिखाता हूं किसको बोलते हैं वो, ठीक है? लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में टेम्परेचर जब वेरी करेगा तो वो प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाएगा। ठीक है, क्या है? विथ राइज इन टेम्परेचर, अगर तू टेम्परेचर राइज कर रहा है, देख अगर तू टेम्परेचर राइज कर रहा है तो जीटा एम डिक्रीज होगा कि नहीं? टेम्परेचर राइज होने की वजह से जीटा एम ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक, समझ, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में कन्वर्ट होने जा रहा है उसी को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अरे समझ में आ रहा है? जिस टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होने जा रहा है? किस में कन्वर्ट होने जा रहा है? पैरा में कन्वर्ट होने जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूरी टेम्परेचर। समझ में आया? क्यूरी टेम्परेचर किसको बोलते हैं मैं समझाता हूं अभी। देख, क्यूरी टेम्परेचर पैरामैग्नेटिज्म से स्टार्ट होता है, ठीक है? इसका फेरोमैग्नेटिज्म में एक पर्टिकुलर रूल है, ये वाला। फेरोमैग्नेटिज्म में हम, ये क्यूरी टेम्परेचर नहीं है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है वो मैं अभी डिस्कशन करते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंजेस आता है वो इस हिसाब से आता है, जीटा एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, वेर टी सी इज इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। एक और चीज बेटा मैं तेरे को बता देता हूं, समझ। अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज बन गया। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा ली और उस मटेरियल ने अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दिया तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक।
अगर उस मैग्नेटिक मटेरियल ने अपना मैग्नेटिक लूज नहीं किया तो उसको हम बोलेंगे हार्ड फेरोमैग्नेटिक। अरे समझ में आया? सॉफ्ट और हार्ड फेरोमैग्नेटिक। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? अरे सॉफ्ट पर्सन होते हैं ना, थोड़ा सा बोला और उसको ऐसा लग जाता है अरे मुझे बोल दिया, उसको हम सॉफ्ट। और हार्ड पर्सन कैसे होते हैं? अरे कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक बार स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्यूरी टेम्परेचर। सो देख यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में बेटा क्यूरी लॉ क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम आई से डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी बेटा? सीधी सी बात है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, एंड टेम्परेचर कम होगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो ये दोनों को हमने किया कॉम्बो किया तो क्या मिला बेटा? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी। वी ऑल्सो नो दैट, हम लोगों ने किया ना, हिस्टेरेसिस कर्व में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अगर मैग्नेटिक फोर्स में चेंज आएगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच भी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोगों ने देखा सोलेनॉइड के लिए, पता है क्या? हाँ सर पता है, ठीक है। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, तो बी की जगह पे एच डाल दो। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। एच को नीचे लाओ, सो आई अपॉन एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। वी नो दैट आई अपॉन एच को तो हम क्या बोलते हैं बेटा? अरे हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, इंटरनल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिटी इंटरनल थी, ये मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल था। हम लोगों ने लिखा था I इज इक्वल टू जीटा एम इंटू एच। तो जीटा एम इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? I बाई एच। तो यहाँ पे I बाई एच की जगह पे जीटा एम लिख दिया, तो ये बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन मिला। यहाँ से कांस्टेंट हटा के लिख दो C, तो इसी को हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, और इस लॉ को हम बोलेंगे क्यूरीज लॉ। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? ओके डन। तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा क्यूरीज लॉ, जीटा एम इज इक्वल टू सी बाई टी। वेरी वेरी मोस्ट IMP इंपॉर्टेंट, और अभी जो बोर्ड की एग्जाम हुई इसमें ये क्वेश्चंस MCQ में पूछा गया था। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर से एक बार रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा कांटेक्ट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।